क्या चल रहा था जी कल? आवाज जा रही है ना पीछे? जा रही है आवाज? हाँ, तो वहां पे बैठे तो इतना ही मिलेगा। चलिए। क्या चल रहा था कल? अरे बात हो गया तो इधर बता दीजिए क्या चल रहा था। नहीं, न्यायपालिका चलेगा। ठीक है, न्यायपालिका। अच्छा, न्यायपालिका में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है? तो न्यायपालिका में हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये हम लोग को तीन चीज पढ़ना है, ठीक है ना? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय। ठीक है। देखिए, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट। देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 5 में, और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है ना? 124 से ले, हाँ, 47 लिख लीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ तो और अच्छी बात है ना। ऐसा तो है नहीं कम पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे थोड़ा हम लोग को समझना है कि जो हम लोग की न्यायपालिका है, जो हम लोग की न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है ना, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या होता है, यानी इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम लोग का सिस्टम है। यानी ये एक दूसरे से, इसके लिए जो पिरामिड बनेगा हम लोग का ऐसे बनता है। पहले सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। कोई दिक्कत? और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बात, मैं पूरे न्यायपालिका के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पता है कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसी में प्रावधान में एक बात बोला गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। संघीय न्यायालय, न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक संघीय बैंक की स्थापना की गई थी। तो आरबीआई के रूप में संघीय बैंक था और संघीय न्यायालय के रूप में, और इसी का प्रतिरूप जो है वो हम लोग को सुप्रीम कोर्ट के रूप में देखने को मिलता है, जो हम लोग आज़ादी के बाद इसे एक तरीके से हम लोग एस्टेब्लिश किए थे। उससे पहले मैंने 73 में मैंने बात किया था, 1773 के एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें 1+3 ये चीज़ें था। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1774 में, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद। और 1935 का अधिनियम, जितने भी हम लोग के यहाँ मतलब चीज़ें लाई गई है, लगभग इसमें 80 से 90% चीज़ें जो चीज़ लाई गई है ये यहीं से ली गई है, 1935 का अधिनियम से ही। कोई दिक्कत समझने में? ज़्यादा से ज़्यादा तो जो भारत शासन अधिनियम, चाहे भारतीय शासन अधिनियम जो था 1935, इसी में एक प्रावधान था संघीय न्यायालय की स्थापना करना, और इसी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को स्थापना की गई, इससे स्थापित की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई उस टाइम जो मूल संविधान में जो प्रावधान किए गए थे कि उस टाइम कितने जजेज होंगे, तो उसमें 1+7, ठीक है ना, टोटल 8। 1 हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में 33 जजेज हैं। कोई दिक्कत? 33 जजेज, 1+32, यानी मतलब सीजीआई को लेकर यहाँ पे। कोई दिक्कत? और समझेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जगह दिया गया है मतलब 34 का भी, समझेंगे पहले। यहाँ पे कहीं कहीं क्या होगा समझिएगा, 133 तो 1+32 तो दे रहा है यहाँ पे, प्लस में 1 एक और लगा रहा है यहाँ पे। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो इसको बढ़ाया जा सकता भी एक, मतलब अभी इसको एक रिजर्व टाइप से रखा गया है। लेकिन अगर कोई सिंपल पूछे कि कितना ही वर्तमान में जजेज है, तो टोटल 33 जजेज हैं। कोई दिक्कत? लेकिन अगर मूल संविधान में हम लोग बात करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उस टाइम जो जजेज की संख्या थी वो 1+7 के रूप में था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? तब पर लिख लेंगे इसको इतना जल्दी। हो गया? अरे मतलब जितना भी संविधान में चीज़ें हम लोग ले गए, जैसे बहुत सारी चीज़ लिया गया ना, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को सोर्सेज, संविधान के जो स्रोत है, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें यहीं से ली गई है।
भारत शासन अधिनियम बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग तो पढ़े हैं शॉर्ट में ना, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन लगभग लगभग उसमें 250 प्लस अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं यहाँ पे। हाँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि यहाँ पे, वही तो मैंने समझाया था यहाँ पे कि 34 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे समझना है कि जो मैंने 33 यहाँ पर बताया है, 33 यहाँ पे बोला है कि यह इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एक जो एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पे रखा गया है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ऐसा अगर ऑप्शन मारे तो 34 मारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि ये प्रावधान अभी इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, ये मैंने बताया है, सिंपल। नहीं समझ में आया? हाँ तो यही है। अभी मतलब कहीं भी देखेंगे ना तो 33 ही दे रहा है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन एक एक्स्ट्रा नीचे देगा कि एक एक्स्ट्रा 1 जजेज हैं। यानी अगर ऐसे बोला है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 34 जजेज हैं, यानी ये 1 + 33, 1 चीफ जस्टिस इंडिया, 33 अन्य है चीजें जो। और इसमें बार बार टाइम टू टाइम इसमें चेंज किया गया, जोड़ते चला गया, लेकिन अभी वर्तमान में चीज है। लेकिन अगर पूछ दिया कि जब इसको स्थापना की गई थी तो उस टाइम मूल संविधान में कितना था, तो ये 1+7 था मूल संविधान में जब स्थापित की गई थी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यही मैं बात करूंगा गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो का गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं कि मूल संविधान में कितना है, मूल संविधान में कितना है, तो 1+7, 1 जब भी होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो जजों की संख्या है वो 1+33, अगर ऐसे लिखना है तो सिंपल लिख सकते हैं 1+33, ठीक है ना। यानी टोटल 34 जजें हैं, यहाँ पे टोटल 8 था। और इसका जो वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 क्लॉज 1 में, 124 क्लॉज 1 में इसका वर्णन किया गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए नियुक्ति से संबंधित कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति अगर सिंपल सवाल पूछेगा तो यहाँ पे राष्ट्रपति होगा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य धीशों के सलाह या परामर्श पर, यानी बोल रहा है सिंपल ये बात यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश हैं, जो अन्य जजेज हैं, उनके सलाह या उनके परामर्श पर राष्ट्रपति उनके अन्य जजों की नियुक्ति करें। यानी सिंपल बात बोला कि अगर नियुक्ति सवाल पूछेगा ऑप्शन में तो राष्ट्रपति हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब पूछेगा कैसे, क्या इसका प्रावधान क्या है, इसका प्रावधान क्या है, तो इसका प्रावधान क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य जजेज हैं उनके सलाह पर या उनके परामर्श पर ही राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में इसका नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस का नियुक्ति हो गई, ठीक है ना, तो चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी सभी लोगों से पूछ कर किया। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक प्रावधान बनाया गया है कि इन लोगों की राय से ही उनकी नियुक्ति की जाएगी। जैसे अभी अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा, नाम अनाउंस हो गया, कल का हो गया ना, तो कैसे नाम अनाउंस हो गया, यानी सब लोग की सर्वसम्मति से है कि भाई ये बनेंगे। अब सब जज सुप्रीम कोर्ट जितने भी जजेज हैं वो लोग, मतलब उनके सब लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, सहमति है कि भाई ये आदमी बनेगा। जब उनका टेन्योर होगा, पूरा हो जाएगा इनका जो वर्तमान में है, तो उनको राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा, सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जजेज हैं सभी लोगों के सर्वसम्मति से ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है।
ठीक है, और उनके सलाह पर ही अन्य जजों की नियुक्ति, अगर जरूरत पड़ी तो अन्य जजों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन करेगा कौन? करेगा राष्ट्रपति ही, ठीक है ना। करेगा कौन? राष्ट्रपति ही। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और एक मुद्दा भी बहुत चल रहा है जो आप सुनिएगा, कॉलेजियम सिस्टम। ये क्या है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम में सिंपल ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग जज बनेंगे नहीं बनेंगे, ये लोग बैठकर डिसाइड करते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, ठीक है ना। एक नया लाया गया था लेकिन वो काम नहीं कर पाया, और इसमें है लगभग 5 जजेज की एक पीठ होती है। पीठ का मतलब कि एक मतलब समिति होती है, और ये लोग ही बैठकर डिसाइड करते हैं। और यही सरकार इसी को अभी हटाना चाहती है, जो वर्तमान में सरकार है ये इसी को हटाना चाहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कि अब ओपनली नियुक्ति हो जाएगी राष्ट्रपति की, सॉरी जजेज की। कि मान लीजिए कि ये लोग, मान लीजिए कि इसमें जितने भी लोग हैं ये सभी लोग बैठकर अपने अपने आदमी का भी नियुक्ति कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अभी लगातार इसको हटाने पर लगी है, लेकिन अभी इतना जल्दी हटेगा नहीं, ये भी है। लेकिन फिर भी तो ये कॉलेजियम का सिस्टम का मतलब होता है कि ये नियुक्ति से संबंधी ही चीजें होती है कॉलेजियम सिस्टम भी, जिसमें 5 लोग बैठकर, 5 जजेस बैठकर डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, नहीं बनेगा। तभी तो मात्र भारत में 30-40 ऐसे फैमिली है, उसी 30-40 फैमिली के लोग कंटिन्यू घूमते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज या हाई कोर्ट में, जो भी जजेस बनना है उन लोगों को। आम आदमी को, जो अदर लोग जो मेहनत करके पहुंचे, उन लोगों का मौका ही नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट में। लेटेस्ट खूब जाते हैं तो हाई कोर्ट तक जाते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं, मतलब उनको हटा दिया जाता है। जो इन लोगों के संपर्क में रहेगा वैसे लोगों को ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने की, मतलब एक प्रकार से रास्ता आसान हो जाता है। आम आदमी का रास्ता आसान नहीं है, सिंपल ही बोल रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कॉलेजियम सिस्टम अगर हट जाएगा तो खतरा भी है इसका। अगर ये हट जाएगा तो हो सके सरकार मनमानी करे वहां पे, तो फिर जो अनुच्छेद 50 है जो बोलता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, खतरा में पड़ जाएगा। तो सरकार हो सकता है अपने आदमी को लगेगी बैठाने वहां पे, और सरकार जो डिसीजन सुनेगी तुरंत लोग अपना एक्शन लेंगे। तो मामला है, लेकिन हम लोग उससे कोई मतलब, हम लोग इतना मतलब ये समझना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में बात करेगा तो करता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सभी जजों के मिलकर सीजीआई की नियुक्ति करता है, और उसके सहमति से अन्य जजों की नियुक्ति करता है। लेकिन करेगा कौन? राष्ट्रपति ही। किसी को डाउट है यहाँ तक? और जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा, अगर यहाँ पे पूछे कि इनकी क्या योग्यता होगी, इन लोगों की योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन ये है कि भारत का उसे नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसे हाई कोर्ट में देखिए, एक हाई कोर्ट में या मोर देन 1 हाई कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट में उसे 5 वर्ष तक वो जज के रूप में कार्य किया हो, जज के रूप में कार्य किया हो, या हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट का मतलब होता है मोर देन 1 भी हो सकता है, चाहे एक हो सकता है या मोर देन 1 हो सकता है। हाई कोर्ट में वो आदमी 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो, यानी एडवोकेट हो वहां पे, वकील 10 वर्षों तक वकील रहा हो, ठीक है ना। और तीसरा, अगर इसमें दोनों में से कोई एक कंडीशन चाहिए, या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति के नजर में विधिवेता हो या कानून का ज्ञाता हो, जो भी हो, विधिवेता बोलिए चाहे कानून का ज्ञाता बोलिए, विधिवेता हो। तो इस तीनों में से अगर कोई भी आदमी एक कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है वो, ठीक है ना। इसमें लेकिन सबसे वही ज्यादातर राष्ट्रपति के नजर में, तो अब कैसे पता चलेगा राष्ट्रपति की नजर में कौन है नहीं है?
इसमें भी सेटिंग से ही मामला होता है, समझ में आ रहा है ना? सबके लिए है वो, सबके लिए। जज का मतलब वो उसी में से ना एक चीफ जस्टिस बन जाता है ना, सेम जज में से कोई चीफ जस्टिस, माने चीफ जस्टिस का मतलब हुआ कि भाई सबका नेता है, वो मॉनिटर है क्लास का, सिंपल। बहुत अंतर है। वकील का मतलब क्या होता है? अरे जज, वकील सुनवाई थोड़ा करता है, वो तो केस लड़ रहा है। मान लीजिए कि एक प्रकार से वो आपका ये हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, लीगल एडवाइजर है। एक प्रकार से वकील को लीगल एडवाइजर बोल सकते हैं कि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो कैसे प्रूव करेंगे जाकर वो कोर्ट में, माने कैसे पहुंचेंगे आप, कैसे जज को बताएंगे चीजें। तो कोई ना कोई आपका एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो काम करता है वकील, कि भाई आपके तरफ से वो लड़ रहा है कि भाई ये जो मेरा, ये जो बंदा है गलत है सही है, जो भी है वहां पे बोलेगा। वकील तो जनरली झूठ ही बोलता है सब। अब बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का भी वकील बोला कि मेरे वकील निर्दोष है। अब बताइए, भी तो हो सकता है। अब बताइए वो कितना पैसा लिया होगा इतना ही बोलने के लिए। नहीं, बात सही नहीं होगा। जज में वो अपना पक्ष रखेगा, वकील समझ रहे हैं? तभी तो वकील के एक एक दिन का फी है 20-20 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया लेता है सब, वही बोलने के लिए ना, कि जज के सामने प्रूफ करना है कि मेरा बंदा जो है गलत नहीं है। ठीक है ना? सामने वाला जो रखा है अभी पे वो बोलेगा नहीं ये गलत है। अब उसी लिए प्रूफ हो जाता है। आपने मर्डर किया है नहीं किया है, अगर प्रूफ आपके अगेंस्ट में चली गई तो आपने मर्डर किया, भले नहीं भी किया होगा तो आप किए हैं। सारा गेम एविडेंस का है, तभी तो आंख पर पट्टी बांध कर रखा जाता था, अब खोल दिया गया है। नहीं, अब और तरीके से भी जांच की जाएगी। वकील का मतलब कि भाई आपके तरफ से आदमी लीगल एडवाइस आपको मतलब एक लीगली कानून बता रहा है कि आप क्या क्या करेंगे ताकि आप फंसेंगे नहीं, बच सकते हैं। जज है, आपको केवल आपका सुनेगा और अपना डिसीजन सुनाएगा वो। जज का काम है केवल डिसीजन सुनाना। सभी लोग हैं? हाँ, वही जज है, उधर जो बैठा रहता है कोना में। वो जो बैठा रहता है वही जज है। बैठा रहता है, उसको और काम धंधा नहीं है क्या जी? इसका अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 3, ठीक है ना, 124 क्लॉज 3 में उसका वर्णन किया गया है। ये हो गया ना, ये लिख लिए। अब यहाँ पे बात होगी कि भाई इसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, कौन करवाएगा? तो इसका भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति ही करवाता है, यानी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है ना? और इसका जो वर्णन किया गया है शपथ ग्रहण वाला, वो किया गया है अनुच्छेद 124 क्लॉज 6 में। ठीक है ना? 124 क्लॉज 6 में शपथ ग्रहण से संबंधित चीजों के बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज हम लोग को समझना है कि अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि भाई इन जजों, जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जज हैं, उनके कार्यकाल कितने दिनों की होती है? कार्यकाल तो समझेंगे, इनके जो कार्यकाल है, मिनिमम एज या मिनिमम चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम चीजों के बारे में बात कर रहा है कि 65 वर्ष, 65 वर्ष तक एक काम कर सकते हैं। ठीक है ना? 65 वर्ष तक या सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर सकता है। मिनिमम बात नहीं की गई है, मैक्सिमम 65 वर्ष तक। उसके बाद यह रिटायर्ड हो जाएंगे, जज नहीं रहेंगे, चाहे जज हो या, हाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में बात हो रही है, जज हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, ये लोग रिटायर हो जाएंगे 65 वर्ष तक ही। यानी इनके कार्यकाल को फिक्स नहीं किया गया है, बस ये बताया गया कि कितने साल तक ये काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझने में? इनके कार्यकाल के बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई है। अगर इन लोगों को माने कि त्याग पत्र देना होगा, अगर इनको त्याग पत्र देना हो तो किसको त्याग पत्र देंगे? देखिए, नियुक्ति हो, शपथ हो, चाहे त्याग पत्र हो, तीनों ही केस में ये लोग अपना त्याग पत्र हो, शपथ हो, नियुक्ति हो, राष्ट्रपति ही करेंगे।
तो ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है ना। तो त्याग पत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो किसको देगा ये, राष्ट्रपति को। दूसरा बात, अगर यहाँ पे मैंने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की समय समय पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, ये कैसे की जाएगी, तो इसका पावर दिया गया है संसद को, यानी संसद डिसाइड करेगा कि कितने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जजेस रहेंगे नहीं रहेंगे समय टू समय। अच्छा, और भी है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऐसा नहीं कि अगर इनका कार्यकाल 65 वर्ष पूरा हो गया चले गए, जैसे इसको बोलते हैं सेवानिवृत्त जज, जिनका सेवा समाप्त हो गया है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो इनको फिर से बुलाया जा सकता है, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ी, अगर अब जरूरत कब पड़ती है तो समझेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने जो कोरम बताया था, जिसको हम हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं, तो जो मैंने कोरम बताया था यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी अगर एक पीठ तैयार हो रही है किसी मुद्दे पे, अगर डिस्कशन करना है, पीठ तैयार, पीठ का मतलब होता है एक समिति, मान के चलना है कि जो डिसाइड की जा रही है, तो अगर उसमें उस कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस कोरम को पूरा करने के लिए हो सकता है कि सेवानिवृत्त जजों को फिर से वापस बुलाया जा सकता है। सेवानिवृत्त जज को क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को बुलाया जा सकता है। और एक इसी में कॉन्सेप्ट आता है एडहॉक जजेज के बारे में, एडहॉक जज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तटस्थ न्यायाधीश। इसका मतलब क्या, ये लोग हैं हाई कोर्ट में, समझेंगे, ये लोग रहते हैं हाई कोर्ट में, ये लोग जो है ये लोग हाई कोर्ट के जजेज हैं। अगर कभी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है तो उस कोरम को पूरा करने के लिए भी या तो सेवानिवृत्त जजेज को बुलाया जा सकता है, या जरूरत पड़ी तो एडहॉक जजेज के रूप में कुछ समय के लिए इनको बुलाया जाएगा। जैसे ही कार्य पूरा हो गया हो, कार्य पूरा होने के बाद तुरंत इनको फिर से वापस भेज दी जाएगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट जिस हाई कोर्ट से इनको बुलाया जाएगा, वहां के जो चीफ जस्टिस होंगे, वहां से उनसे राय लिया जाएगा, फिर राष्ट्रपति को बताया जाएगा, उसके बाद इनको फिर से वापस बुलाया जाएगा या फिर उनको हटाया जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? यानी सारे काम में राष्ट्रपति की भागीदारी है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब कि पूछ लिया जाएगा, चलो भाई तुम ही खुश रहो, मान लो कुछ तो चाहिए काम के लिए, कैसे खुश रहेंगे राष्ट्रपति? तो खुश करने के लिए ये सब सारा चीज ड्रामा रचा जा रहा है उनके खिलाफ। लिख लिए? पीछे करें। लग रहा कुछ आंख में घुस गया है क्या असल? जिंदगी में बहुत तबाही है ना। अभी सुनता हूँ, रुक जाइए आप लोग थोड़ा। सुनने का भी कार्यक्रम चल रहा है, बीच बीच में चलना भी चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है ना ऐसे शांति शांति। मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग शांति शांति दीपावली अच्छा से मने। वो तो हाई कोर्ट के बारे में बात हो रही है, वो तो हाई कोर्ट करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं, हाई कोर्ट पढ़ने फिर बात होगी। जो बताया जा रहा है, जो मिल रहा है सामने, उसको खाना है। माने यहाँ पे चिकन बन रहा है, मूड है मटन खाने का, दिक्कत हो जाएगी ना। पहले चिकन खा लीजिए, फिर मटन पर ध्यान देंगे। या जो नॉनवेज नहीं खाता हो तो अपना हिसाब से जोड़ लेंगे, दूध दही जो भी हो, खीर पूरी। जो सामने मिल रहा है उसे पूरा ध्यान उस पर आना चाहिए। है? अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब मैंने नहीं देखा है। अच्छा बोल रहे थे, एक बार मैं देख लूंगा।
यहाँ पे सुन लीजिए, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं कार्यकाल बोल रहा हूँ। ये जो है ना, ये सारे बुकों में मैक्सिमम चीजें बताई जा रही है कि 65 वर्ष तक, और हाई कोर्ट के जजेज को 62 वर्ष दिया गया है, इतने दिन तक। अगर कार्यकाल के बारे में बात करें कितने दिन तक रहेंगे, तो समझिए ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे 6 वर्ष तक। मतलब अगर मान लीजिए 59 से इन्होंने शुरू किया, 65 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 60 से 60 वर्ष में इन्होंने जज बना, तो 64 तक वर्ष जाते जाते उनका कहानी खत्म हो जाएगी। ये भी है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल पूछता नहीं है, ये सवाल ज्यादा पूछता है वर्ष से लेकर, ठीक है ना। 65 वर्ष तक है, 65 पूछा था, तो लिख लिख लीजिए, पूछा था। चलिए, तो आप लोग बात मान लेते हैं। अच्छा, तो लिख लीजिए। अब पूछा था मान लीजिए, तो उसको क्यों छोड़ेंगे हम लोग, एक एक चीज पढ़ के जाना है। है ना। अब ये सब बताना होगा, ये तो पॉलिटी अब समाप्त होगी इस मंथ में। अब ये सब भी बताना होगा तो बहुत खतरा है फिर तो। ये मैंने बताया है कि मान लीजिए 20 है, अब 20 के बगल में ABCD, जो भी ABCD हो या क ख ग हो या 1 2 3 4 हो, बात बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह क्लॉज इसको पढ़ते हैं, क्लॉज ए, इसके बगल में फिर हो जाए सब क्लॉज उसको पढ़ेंगे। अब ये सब होगा तब तो बहुत खतरा है फिर तो, देश के इंटीग्रेटेड पे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे भी लॉरेंस बिश्नोई आजकल पगलाया है, आप लोग ऐसे नहीं कीजिए। एडहॉक जज हो गया, समझ में आ गया क्या होता है। एडहॉक जज का मतलब है कि अगर गण पूर्ति पूरा नहीं हो पा रहा है, उस केस में हाई कोर्ट से जजेज को बुलाया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे वो कार्य पूरा हो गया, उनको फिर से निपटा दिया। निपटा दिया का मतलब हटा दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। निपटाने का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे बोला कि इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, इनके जजों के हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये हटाने की विधि क्या है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो सिंपल है। पहले उसमें दो है, एक तो है कि साबित कदाचार, दो आधार है, साबित कदाचार या असमर्थता। ऐसा ही लिखा था है ना जी, जो भी लिखा था लिख लेंगे अपने हिसाब से। असमर्थता इसको बोलते हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, या उसके खिलाफ उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया है, तो इस बेस पर उनको हटाया जा सकता है। लेकिन उनको हटाने के लिए संसद में विधेयक को लाया जाएगा। संसद का मतलब यहाँ पे हो गया लोकसभा, यहाँ पे हो गया राज्यसभा। थोड़ा समझेंगे पहले अच्छे से। लोकसभा में जब लाया जाएगा तो वहां पे कम से कम 100 लोगों की सपोर्ट चाहिए, 100 सांसद का सपोर्ट चाहिए। अगर राज्यसभा में लाया गया तो यहाँ पे 50 सदस्यों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। दोनों जगह से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देंगे, फिर इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर समझेंगे, अगर पहले लोकसभा में आएगा वो बिल और 100 लोग उसको सपोर्ट कर दिए, उसके बाद उसको वहां पे 2/3 बहुमत से बिल को पास करना होगा, और 2/3 बहुमत से पास होने के बाद फिर ये जाएगा राज्यसभा में, और यहाँ से बिल भी 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ये जाएगा कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के सहमति अगर इस पे बन गई, उसके बाद उनको पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ में ध्यान देंगे, या उसी तरह अगर राज्यसभा में आया पहले और राज्यसभा में पास हो गया, 50 लोग सपोर्ट कर, फिर यहाँ से 2/3 बहुमत से पास होकर वह लोकसभा में जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा, अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि हटाने की विधि संसद द्वारा विधेयक पारित करने के बाद, तो नहीं, वहाँ एकदम वहां पे स्पेशली देना पड़ेगा उसको कि सामान्य बहुमत से नहीं होगा, विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें 2/3 बहुमत आवश्यक है। अगर सिंपल बोलिए कि संसद से बिल पास होने के बाद जाएगा, तो नहीं होगा ऑप्शन में, जब तक उसमें 2/3 बहुमत नहीं लगाएगा, क्योंकि 2/3 बहुमत
पास जब लगेगा उस पर लोग सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही वह राष्ट्रपति भाई साहब हट पाएंगे। संजोग बस ये है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं, जो सॉरी जजेज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, जो इस विधि के द्वारा हटाया गया हो। और ये बहुत ही, अगर ऐसा हो गया तो समझ रहे हैं बहुत ही बेइज्जती वाली बात है भारत के लिए। लेकिन एक बार ना, जो भी हो, लेकिन एक बात, पी रामास्वामी एक जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ लाया गया था। पी रामास्वामी नाम के एक जज थे, उनके खिलाफ लाया गया था, लेकिन संजोग से पास नहीं हो पाया। लेकिन एक ही बार विधेयक लाया गया है उनके खिलाफ, लेकिन वो पास नहीं हो पाए, लोग उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। ठीक है। अच्छा देखिए, जो सैलरी कितना है, वेतन कितना है, आप लोग ये सब देख लेंगे कि वेतन कितना है, कि उसका शायद उसका वेतन अभी वर्तमान में 3 लाख के आसपास में, 3.5 लाख। ठीक है ना। और 3.5 लाख होगा तो 20,000 30,000 रुपये अंतर, 30,000 का अंतर रहता है जो उसके जजेज होंगे। यानी सीजीआई का जितना वेतन होगा उससे लगभग 20 से 30,000 कम होता है अन्य जजेज का। लेकिन भारत में सबसे जो किसी को अगर पैसा मिलता है वो मिलता है राष्ट्रपति भाई साहब को, लगभग 5 लाख रुपया भी है वर्तमान में, और 4 लाख उपराष्ट्रपति के। क्या करता है जी सब पैसा इतना, खर्चा भी है, क्या खर्चा है जी ना। लेकिन ये बेचारा जो अभी अभी हम लोग का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या नाम उनका, DY चंद्रचूड़ नाम है, हाँ? हाँ मतलब नाम नाम प्रमोट कर दिया गया है, वो 10 नवंबर नवंबर में शायद वो शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो जज हैं वो 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया है, वो समझ में आ रहा है ना, 2 लड़की को अडॉप्ट किया है वो, और वो फिजिकली एबल्ड है। सबसे बहुत बड़ी बात है, अडॉप्ट करना बड़ी बात नहीं, वो तो भाई सब लोग करता है। जो फिजिकली एबल्ड लड़की उनको अडॉप्ट किया है वो बंदा, बहुत ईमानदार है वो। DY जो चंचूर हम लोग को CGI जो है, बहुत ईमानदार आदमी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे शादी 10 भी कर ले क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने हाथ में है। ठीक है ना। शादी कीजिए, लाइफ का अगर यहाँ पे अगर पूछ देगा कि एडॉक जज जो है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 127 में। ठीक है ना, 127 में। और यहीं पे मैं बात कर रहा हूं, मैं जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, इनको भी लाया जा सकता है। और इनका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 128 में। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। तटस्थ न्यायाधीश का सिंपल मतलब हुआ कि मान लीजिए कि अगर कोई पीठ बन रही है, ठीक है ना, और उसमें कि जजों की कमी हो गई वहां पे, तो हाई कोर्ट से जजेज को बुलाया जाता है कुछ समय के लिए। हाँ, हाई कोर्ट से जजेज को बुलाया जाएगा कुछ समय के लिए, जैसे वो काम पूरा हो जाएगा फिर उनको हटा दिया जाएगा। उसी का वर्णन किया गया अनुच्छेद 127 नहीं है, 1 से 127 है, याद रखना, ये नहीं कि बस हो गया। हाँ वो भी, हाँ 128 में। सेवानिवृत्त का मतलब कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, रिटायर हो गए हैं, बेरोजगारी का दाना खा रहे हैं, तो फिर उनको वो तो पेंशन तो मिलेगा ही। हाँ वो तो जब ये बंदा आएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो पैसा जो सुख सुविधा मिलता होगा पूरा इसको मिलेगा जितना दिन रहेगा वो। जैसे ही ये फिर हटेंगे तो फिर जहां जाएंगे उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। अरे तो सही बात है, जो काम जो करेगा उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अच्छा वो भी 6 महीना का। सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि अगर जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, देखिए एडहॉक जजेज को बुलाया जाता है जनरली हाई कोर्ट के से। ये जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं लेकिन रिटायर हो गए हैं,
और इनको जरूरत पड़ने पर इनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है तो अब थोड़ा प्ले ग्राउंड पूछता हूँ फिर लिखवाऊंगा। तो चलिए सुनने के नाम पर थोड़ा खुश रहा कीजिए आप लोग। ऐसा लगता है कि सारा विपत हम ही लोगों पर आ गया है। चलिए, तो सारे दुख दर्द को साइड में रखकर बेइज्जती होने के लिए हम लोग तैयार होंगे और सवाल पूछना शुरू होगा। चलिए पीछे से ही। नहीं, बैठ के बताइए, आप भूल जाती हैं, बैठ के बताना है आपको। अच्छा, खड़ा होकर बताइएगा बस। नहीं, भारी और नहीं पूछा, एकदम आसान आसान पूछ रहा हूँ मैं। मुझे तो खोज रहा हूँ कि आसान कौन पूछूं। अच्छा चलिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 मेंबर थे उनकी संख्या घटाकर 18 कब कर दी गई? हैं? सही है? सही है? अच्छा चलिए, तो मान लेता हूँ मैं। अच्छा, किस अनुच्छेद के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और कौन सा प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का? हम्म। है? हाँ हाँ। ना ना, एक्ट एक्ट अधिनियम। ईयर बताना है। 58? अच्छा हाँ ठीक है, 18। तो 58 अगर होगा तो भारत का प्रथम वायसराय कब बना? तो किस अधिनियम में बना वो? तो गवर्नर जनरल। कंफर्म नहीं है? बैठिए तो। बहुत बढ़िया, चलिए जी। नहीं, बैठ के बताइए, बैठ के आराम से, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, 153 क्या आर्टिकल्स? बैठ के बताइए, आराम से बताइए, टेंशन नहीं लेना है। 153 में है? सही है क्या जी? अनुच्छेद 153 क्या है? राज्यपाल के कार्य शक्तियां होगा ना 153 में, आकि राज्यपाल है? तो 153 मैंने बोला है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन उसमें एक और तो बात बोलना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मोर देन वन राज्यों के लिए सेम राज्यपाल कार्य कर सकता है। ये भी तो बताना है। 152 में राज्यपाल राज्यपाल पद के बारे में बात की गई है और 153 में बोला गया है कि एक आदमी मोर देन वन राज्यों के लिए भी राज्यपाल बन सकता है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक आदमी एक ही राज्य के राज्यपाल होते थे, लेकिन 7वें संविधान संशोधन के में लाया गया कि भाई अब एक आदमी मोर देन वन राज्यों के भी राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक है जी? हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है। चलिए जी। हाँ हाँ हाँ, बैठ के बताइए, टेंशन नहीं लेना, बैठ के बताइए। ना ना ना, बैठिए, उनको आपसे पीछे। अनुच्छेद 45 क्या है? सही है? अरे भाई सही है ना? अच्छा,
चलिए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? उन्हीं से भी पूछ चल रहा है राउंड। प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। किस केस में बताई थी ना सुप्रीम कोर्ट? केशवन भारती केस में। चलिए जी, आप ना ना आपके पीछे। हाँ हाँ हाँ। अनुच्छेद 47 क्या है? बढ़ावा नहीं देना मतलब, हाँ ठीक है, लेकिन मद्यपान निषेध है। अच्छा, अगर गवर्नर अगर अध्यादेश जारी कर रहा है, किस अनुच्छेद में करता है? गवर्नर, राज्यपाल। चलिए भाई। अरे नहीं, भाई पूछ रहा हूं ना मैं। अरे बैठ के बताइए, बैठ। चलिए, 32 क्या अनुच्छेद? अब ये सब इतना आसान आसान नहीं आता, कैसे होगा? चलिए जी, टोपी। नहीं ना, वो नहीं, नहीं। 32 थोड़े ना। आपसे सबसे आसान पूछूंगा मैं। 49 क्या है? क्या? सही है। मिनर्वा मिल केस क्या है? कब, उसमें क्या डिसीजन आया था? ऐसे होगा? चलिए जी, आप। हाँ हाँ। किस आ- किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू की गई? अच्छा, तो 1935 में क्या किया गया था? भाई तो सही है, तो 35 बता दीजिए कि प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई। ऐसे होगा? भाई बोल रहे हैं। चलिए भाई, सब पीछे। कब सब क्लास कर रहे हैं जी? टॉपिक टॉपिक। छोड़ दीजिए, भूल गए जब टॉपिक है, आपको याद नहीं था क्या पूछूं मैं। चलिए जी। अनुच्छेद 167 क्या है? क्या है 167? अरे वो तो राज्यपाल है ही। क्या है उसमें? तो 154 में क्या है?
चलिए बताइए आप। हाँ हाँ। क्या है? ना ना ना, उधर 167। ये भी बोले राज्यपाल तो है, उसमें दिया क्या है राज्यपाल में? किसको याद है? हाँ, योग्यता। हाँ, मतलब सूचना देना है उसको। 167 में, 167 में राज्यपाल, जो राज्यपाल को सूचना देना है, कौन? सीएम देंगे। यही है ना? चलिए लिखिए तो। हाँ, अब मिनारवा मिल के 1980 में बताया गया कि भाई ना डीपीएसपी और ना डीपीएसपी बड़ा है ना फंडामेंटल बड़ा है, दोनों में दोनों बराबर है। ऐसा नहीं कि एक आदमी को फायदा पहुंचाने के चक्कर में दूसरे को लॉस नहीं करना है, दोनों में सामंजस्य बैठा कर ही काम को आगे बढ़ाना है। तो केशवन भारती केस में है ना, केशवन भारती केस में बोला गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, कब आए बेरुबारी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी बात पर लिख लीजिए आप। लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, लिखेंगे। भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें जिसमें शीर्ष स्थान पर, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसके शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय एवं उसके अधीन, एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय है, एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय है। हाँ, एवं उसके अधीन, एवं उसके अधीन उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक उच्च न्यायालय के अधीन, एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की, एक उच्च न्यायालय के अधीन एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं जो जिला न्यायालय, जो जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय है, जो जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, यह न्यायालय की एकल व्यवस्था, न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। न्यायालय व्यवस्था, न्यायालय की यह एकल व्यवस्था, व्यवस्था भारत
सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है और यह केंद्रीय और यह केंद्रीय और यह केंद्रीय एवं राज्य विधियों को लागू करती है। नेक्स्ट वन लिखेंगे दूसरी ओर, फास्ट बोल रहा हूं, इतना आराम आराम से बोल रहा हूं, कोई बोला फास्ट बोल रहा हूं तो और लोगों को फास्ट बोलना है। दूसरी ओर अमेरिका में दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, डुअल सिस्टम। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा एक राज्य के लिए, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्य के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह इसी में यह भारत सरकार अधिनियम यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बोले भारतीय संविधान के भाग 5 में भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे उच्चतम न्यायालय का गठन। लिखेंगे मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश
तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। तथा वर्तमान में कितना है वर्तमान में? हाँ, वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं तथा एक मुख्य न्यायाधीश हैं, तथा एक मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। वहीं लिखवाऊंगा फिर। तीस सेकेंड का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, फिर चलेगा, तो तक हाथ होत। चलिए लिखिए, 30 सेकेंड होने में टाइम थोड़ा लगता है। लिखेंगे, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति रुक रहा हूं 20 मिनट रुका हूं मैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। अरे सलाह कुछ नहीं, जहाँ भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, तो किसी न किसी हाई कोर्ट के जज ही बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस हाई कोर्ट से उठाया जाएगा इनको ना, उस हाई कोर्ट के जजों से बात किया जाएगा, भाई बंदा सही है ना, ऐसा नहीं पैसा लेकर गड़बड़ कर देता है इधर उधर। अरे भाई किसी भी उच्च न्यायालय, तो एक न्यायालय कैसे लिखवाऊंगा? उच्च न्यायालयों का मतलब जहां से आएगा, जहां मान कि एक बार में 10 जज आ रहे हैं और 10 जज अलग अलग न्यायाधीश मतलब स्टेट से आ रहे हैं, तो वहीं से ना आएंगे ना, तो ऐसे लिखवाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के वहां पर भी वहां पे सुप्रीम कोर्ट 2 है। हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट है और सेंट्रल में भी एक सुप्रीम कोर्ट है। मैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक ही है ना भारत में, हाई कोर्ट अलग अलग है ना, हर स्टेट में नहीं है। लिखवा दूंगा अगर आप लोगों का ज्ञान समाप्त हो गया हो तो। आगे लिखेंगे, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त, इसी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। क्या बोला हूं मैं? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की परामर्श आवश्यक है। ठीक है ना? अब लिखेंगे न्यायाधीशों की योग्यता, चाहे से हाँ, न्यायाधीशों की योग्यता या अहर्ताएं। अहर्ताएं लिखिए, योग्यता लिखिए, जो लिखना है लिखिए, लेकिन लिखिए। बोलूं? इतना आराम से बोल रहा हूँ, लग रहा है थोड़ा नहीं फास्ट, धीरे बोलने से आप लोग छूट छूट जा रहा है। थोड़ा फास्ट बोलूंगा ना, नहीं छूटेगा। लिखिए तो थोड़ा। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। एक में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी उच्च न्यायालय में, उसे किसी उच्च न्यायालय का, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला हो गया आपका। दूसरा लिखेंगे उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। या उसे उच्च न्यायालय, या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या उसे लिखेंगे या राष्ट्रपति के या अच्छा, तो मतलब हमसे भी कोई सोलो सोलो लिखवाता है क्या? मैं तो कोई नहीं लिखवाता है। तो मतलब मैं, तो इसका मतलब मैं सबसे बड़ा पाप मैं ही कर रहा हूँ क्या? मैं लिखवा रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ मैं? चलिए, राष्ट्रपति के मत में, राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। राष्ट्रपति के नजर में उसे न्यायवादी होना चाहिए। हो गया जी? चलिए, हेडिंग डालेंगे शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान। उच्चतम न्यायालय के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय, बार बार उच्चतम न्यायालय नहीं लिखना है, सुप्रीम कोर्ट लिख लेना है, सिंपल एसी। अब बार बार लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय तो छूटेगा नहीं। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। लिखिए, उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को, उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व, अपना कार्यकाल संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए
या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त, इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त पूर्व राष्ट्रपति नहीं, क्या बोला हूं मैं, अरे संभालने, ऐसे बोले पूर्व राष्ट्रपति बोले तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। हाँ, संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। हो गया। लिखेंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल। थोड़ा ब्रेक ले लीजिए 30 सेकंड का, ताकि हाथ जो है दर्द न करे। ऐसा नहीं मन में आप लोग गलियाते हैं, इतना क्यों लिखवाते हो यार तुम फालतू का। गलिया पाप तुम लो, हम मुझे क्या पड़ेगा पाप। हो गया, हो गया 30 सेकंड। लिखिए, संविधान में, संविधान में उच्चतम न्यायालय के, संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया, तय नहीं किया गया। हालांकि इस संबंध में, हालांकि इस संबंध में 3 उपबंध बनाए गए हैं, एक में 3 उपबंध बनाए गए हैं। हालांकि 3 उपबंध बनाए गए हैं, एक में लिखेंगे उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा लिखेंगे वह 65 वर्ष की आयु तक, वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष की आयु तक पद पर बना रह सकता है। उसके मामले में, उसी में लिखेंगे उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर, उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा स्थापित, संसद द्वारा स्थापित संस्था, संसद द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। हो गया। हेडिंग डालेंगे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, दो ही लिखवाया हूं मैं, कोई बात नहीं। हेडिंग डालेंगे न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, तो 3 काट दीजिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। लिखेंगे राष्ट्रपति के आदेश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इतना से समझ जाएंगे ना। वो तो मैंने बताया ही है कि भाई 50-100 का सपोर्ट चाहिए, ये सब तो नहीं बता रहा हूँ। ये लिखवा दूं इसमें, हो जाएगा ना। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, तो हेडिंग डालेंगे तटस्थ न्यायाधीश। तटस्थ न्यायाधीश
एडहॉक जजेज, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश लिखेंगे इसमें। जब कभी कोरम पूरा करने में, जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो, जब कभी कोरम पूरा करने में अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। पूर्व हाँ नहीं, पूर्व नहीं ना, माने कंप्लीट, पूर्ण, हाँ कंप्लीट, पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हताएं होनी चाहिए। अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। हो गया। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 27। हेडिंग डालेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हेडिंग डालेंगे सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोले। इसका वर्णन 128 में तो लिखेंगे किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, लेकिन ध्यान देंगे उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश तभी आएंगे, इनके लिए कंडीशन है, जो पूरी योग्यता रखते होंगे, माने हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय तक काम किए होंगे। ऐसा नहीं कि 1 साल काम कर रिटायर कर दिए फिर उनको नहीं बुलाया जाएगा। वैसे लोगों को ही, सेवानिवृत्त लोगों को बुलाया जाता है जो कम से कम 5 साल या 10 साल का पूरा जो क्राइटेरिया है, अर्हताएं हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए, वो पूरा कर लिए हो। एक तटस्थ न्यायाधीश के लिए भी कंडीशन है और वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए भी कंडीशन है। ठीक है ना? तो क्या बोला हूँ, बोलिएगा।
या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। नेक्स्ट वन लिखेंगे, ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के ही किया जा सकता है। हाँ, अनुमति के ही किया जा सकता है। यहाँ पे पूर्ण नहीं बोल रहा हूं, मैं पूर्व बोल रहा हूं, ध्यान रखना है, पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों यानी अलाउंसेज भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है। निर्धारित भत्तों का ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है। ठीक है ना। जो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को बाकी है सुप्रीम कोर्ट के जो कार्य एवं शक्तियां हैं, या उसके सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय क्षेत्र हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद अभिलेख क्षेत्राधिकार क्या होता है, इस सारा चीज हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। और कल सुप्रीम कोर्ट जहाँ समाप्त होगी उसका हम लोग शुरू करेंगे हाई कोर्ट। इस वीक में नहीं, कल आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे आ जाए, मुझे लगा सैटरडे है। चलिए।